हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं सालंगपुर से। सालंगपुर में हनुमान के अपमान पर हिंदू संतों का अल्टीमेटम आया है। वहीं राजकोट में स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। आगे चर्चा करेंगे। एम्स राजकोट के अध्यक्ष पद से डॉक्टर वल्लभ कथरिया का इस्तीफा आया है। वहीं गुजरात की बात में आगे चर्चा होगी कि अहमदाबाद को आज मिलेगी बड़ी सौगात। साबरमती रिवर फ्रंट पर हाईटेक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का होगा शुभारंभ और विस्तार से जानेंगे इसकी खूबियों के बारे में। वही आगे चर्चा करेंगे। अहमदाबाद में मणिनगर के रूप स्कूल ने एक नई पहल की है। स्कूली वाहनों पर लगाए QR कोड स्टिकर। इवेंट लॉन्च में ट्रैफिक DCP सफीन हसन मौजूद थे। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। बोटाद में हनुमान जी के अपमान का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। स्वामीनारायण संप्रदाय की तरफ से भगवान राम के भक्त हनुमान जी को सहजानंद स्वामी का दास बताने का मुरारी बापू के बाद शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने भी विरोध किया है। तो वही बोटाद राकड़िया हनुमान मंदिर के परमेश्वर महाराज ने स्वामीनारायण संप्रदाय को अल्टीमेटम भी दिया है। आइए जानते हैं पूरी बात। बोटाद के सालंगपुर में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के अपमान का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। राज्य में 1 सितंबर को कई जगहों पर स्वामीनारायण संप्रदाय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। इसमें सनातन धर्म से जुड़े हिंदू धर्म गुरुओं ने अल्टीमेटम दिया। वडोदरा समेत कुछ स्थानों पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। इसमें मांग की गई है कि हनुमान जी का अपमान करने वाली चीजें तुरंत हटाई जाए। तो वहीं दूसरी ओर सालंगपुर मंदिर परिसर में हनुमान जी के अपमान को लेकर भड़के गुस्से को देखते हुए परिसर में पुलिस तैनात रही है। 2 जिलों में पुलिस को शिकायत दिए जाने के बाद राजकोट में युवकों ने स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा हनुमान जी को दास बताए जाने पर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। शहर के भूपेंद्र रोड स्थित एक स्वामीनारायण संप्रदाय के मंदिर के गेट पर युवकों ने पोस्टर लगा दिए हैं। इनमें स्वामीनारायण को हनुमान जी की सेवा करते हुए दर्शाया गया है। तो वही दूसरी तरफ से इस मुद्दे पर मुरारी बापू के बाद अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी और शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी की प्रतिक्रिया आई है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि यह बेहद गलत है। स्वामीनारायण यानी सहजानंद स्वामी खुद नर नारायण और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। ऐसे में हनुमान जी उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? अगर आपको पूरी बात बताएं तो अप्रैल 2023 में बोटाद जिले में स्थित श्री कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर परिसर में हनुमान दादा यानी बजरंगबली की 54 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई थी। इस मूर्ति का अनावरण हनुमान जयंती पर हुआ था। 20 अगस्त को जामनगर में रहने वाला अप्पुराज रामावत युवक सालंगपुर गया था। वहां उसकी नजर 54 फीट ऊंची मूर्ति के नीचे बनाई गई कलाकृतियों पर पड़ी। उसने देखा कि हनुमान जी एक साधु के आगे झुक रहे हैं। उन्हें दास के तौर पर दिखाया गया है। युवक ने सालंगपुर से लौटते वक्त इसकी तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। इसके बाद इस पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर हनुमान के अपमान की तस्वीरें वायरल हो गई। रक्षाबंधन से पहले यह विवाद मीडिया की सुर्खियों में आ गया। श्री कष्टभंजन हनुमान जी मंदिर की व्यवस्था स्वामीनारायण संप्रदाय के वड़ताल ग्रुप के पास है। इस विवाद पर मुरारी बापू की प्रतिक्रिया आने से विवाद का दायरा और बढ़ गया। इसके बाद अहमदाबाद स्थित जगन्नाथ मंदिर के महंत दिलीप दास जी समेत शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी का बयान भी आया है। सभी ने भगवान राम के भक्त हनुमान के अपमान की निंदा की है। सनातन धर्म के संतों और गुरुओं के विरोध के बाद भी अब तक स्वामीनारायण संप्रदाय की तरफ से विवादित तस्वीरें नहीं हटाई गई है, तो दूसरी ओर विवादों का एक पूरा पिटारा खुल गया है। 54 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति में राम तिलक की जगह स्वामीनारायण संप्रदाय में लगाया जाने वाला तिलक लगाने का नया मामला जुड़ गया है। हनुमान दादा को स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान के तौर पर पूजे जाने वाले सहजानंद स्वामी के आगे झुकाने और उनकी सेवा करने के लिए दास के तौर पर हनुमान को दर्शाने पर विवाद है। स्वामीनारायण संप्रदाय की पुस्तकों में भी हनुमान को दास के तौर पर दिखाया गया है।
गुजरात में एम्स के पहले अध्यक्ष की 2 ही दिन में विदाई पर राजनीति गर्मा गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजकोट के सांसद डॉक्टर वल्लभ कथरिया को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अब 2 ही दिनों में उनके इस्तीफे का खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं ये पूरी बात। गुजरात बीजेपी अंदरूनी खींचतान की चर्चाओं के बीच पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वल्लभ कथरिया का इस्तीफा सामने आया है। डॉक्टर वल्लभ को गुजरात के राजकोट में बनकर तैयार हो रहे पहले एम्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन नियुक्ति के 2 दिन बाद ही डॉक्टर वल्लभ का इस्तीफा हो गया। 14वीं लोकसभा में राजकोट के सांसद और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर वल्लभ वर्तमान में राष्ट्रीय गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं। उन्हें सरकार ने अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन एकाएक इस्तीफे से राजनीति गर्मा गई है। डॉक्टर वल्लभ के इस्तीफे पर राजनीति गर्माने का बड़ा कारण यह भी है कि मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, वे भी गुजरात से ही है। ऐसे में चर्चा है कि डॉक्टर वल्लभ की विदाई बीजेपी की अंदरूनी खींचतान का परिणाम है। केंद्र सरकार ने 18 अगस्त को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वल्लभ कथरिया को एम्स राजकोट का अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने 20 अगस्त को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। 2 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे बीजेपी की अंदरूनी खींचतान को कारण माना जा रहा है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 25 अगस्त को डॉक्टर वल्लभ का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। 1 सितंबर को डॉक्टर वल्लभ के इस्तीफे के बाद सौराष्ट्र समेत गुजरात की राजनीति में चर्चा है कि किसी की भी कुर्सी सलामत नहीं है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वल्लभ ने कहा कि मुझे मंत्रालय से फोन आया था, इसमें इस्तीफा देने को कहा गया था। डॉक्टर वल्लभ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने यह पद मांगा नहीं था। डॉक्टर वल्लभ के इस्तीफे के पीछे कुछ राजनीतिक कारणों का भी हवाला दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक कोई कारण सामने नहीं आया है। 30 नवंबर 1954 को जन्मे 68 वर्षीय वल्लभ राजकोट में रहते हैं। वे लंबे समय से बीजेपी के सदस्य है। वह पूर्व में एक बार सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री का दायित्व संभाल चुके हैं। डॉक्टर वल्लभ पहले गौ सेवा आयोग के प्रमुख थे। 2019 में उन्हें सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA का चेयरमैन बनाया था। सौराष्ट्र भाजपा डॉक्टर वल्लभ कथरिया एक बड़ा नाम माना जाता है। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर पर तैयार किए गए हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एक साथ खोला जाएगा। दोनों खेल परिसरों का निर्माण 25.66 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया गया है। खेल प्रेमी अहमदाबादियों की उत्सुकता आज खत्म हो जाएगी। अहमदाबाद वासियों को आज एक और अहम तोहफा मिलेगा। साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर पर तैयार किए गए हाईटेक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को एक साथ खोला जाएगा। दोनों खेल परिसरों का निर्माण 25.66 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया गया है। युवाओं को अच्छी खेल सुविधा उपलब्ध कराने के इरादे से AAMC और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा नदी के दोनों छोर पर सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। आइए बताते हैं आपको क्या है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की खासियत। पूरे परिसर को साबरमती रिवर फ्रंट के पश्चिमी ओर पर 37.40 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें 4 क्रिकेट पिच और 5 टेनिस कोर्ट है, इसलिए 4 मल्टीपल स्पोर्ट कोर्ट तैयार किए गए हैं। यहाँ 800 मीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, इसलिए उपयोगिता भवन और शौचालय ब्लॉक स्थापित किए गए हैं। पूर्वी छोर पर तैयार हाईटेक कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 7,503 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में 5 क्रिकेट पिच और 2 बास्केटबॉल कोर्ट के साथ 2 वॉलीबॉल कोर्ट और एक बच्चों के खेल क्षेत्र का निर्माण किया गया है। यहाँ 320 मीटर का जॉगिंग ट्रैक है। खेल परिसर में खिलाड़ियों के लिए प्रोफेशनल कोचिंग की भी योजना बनाई गई है। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रूप स्कूल कैंपस ने एक नई पहल की है। मिल जाएगा ऐप के माध्यम से वे दुर्घटनाओं, पार्किंग असुविधाओं जैसी समस्या के लिए गेम चेंजिंग समाधान लाने के लिए एक पहल कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी इस पहल को। राज्य में अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती रहती है। इतना ही नहीं बल्कि अब राज्य में हर मेट्रो शहर में ट्रैफिक की समस्या
दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रूप स्कूल कैंपस के एक नई पहल सामने आई है। रूप्स मिल जाएगा ऐप के माध्यम से वे दुर्घटनाओं, पार्किंग असुविधा जैसी समस्याओं के लिए एक क्रांतिकारी समाधान लाने की पहल कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन का मानना है कि इस तरह का प्रयास करने वाला उनका स्कूल शहर का पहला स्कूल है। स्कूल के प्रिंसिपल एलोन रूबिन्स अपने छात्रों, स्टाफ सदस्यों और अभिभावकों के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। लॉन्च इवेंट में अहमदाबाद शहर के ट्रैफिक डीसीपी सफीन हसन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो उन्हें घर और स्कूल के पास पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ रहा था। साथ ही वहां वाहन हटाने के लिए ड्राइवर ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। समय को खत्म करने का विचार आया तो कंपनी के साथ मिलकर स्कूल में QR कोड स्टिकर सिस्टम लागू किया ताकि पार्किंग में दिक्कत ना हो और इससे वाहन चालकों की पहचान हो सके। इवेंट लॉन्च के मौके पर ट्रैफिक डीसीपी सफीन हसन मौजूद रहे। मिल जाएगा एक स्मार्ट स्टिकर है जिसे किसी भी घटना की स्थिति में ड्राइवर के परिवार तक पहुंचाया जा सकता है। यह स्टिकर दुर्घटना के समय तुरंत मदद पहुंचाने के साथ ही साथ पुलिस को राहत और घायल व्यक्ति को बेहतरीन इलाज मुहैया कराने के लिए सक्षम होगा। इन दिनों पार्किंग की समस्या और दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के कारण रूप स्कूल के अधिकारियों ने अपने छात्रों के लिए यह पहल शुरू की है, जिससे उनके माता पिता भी चिंता मुक्त हो सकते हैं। कई बार सड़क हादसों में लोगों की जान चली जाती है। समय पर इलाज न मिलने के कारण ज्यादातर लोगों की असमय मौत हो जाती है। घायलों के रिश्तेदार को घायलों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है और जनता को रिश्तेदारों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर सही समय पर सूचना मिल जाए तो परिजन अस्पताल या साइट पर पहुंचकर मदद कर सकते हैं। यह स्मार्ट स्टिकर इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक टेक्स्ट संदेश या आपातकालीन कॉल विकल्प दिखाई देगा। यह स्टिकर न केवल किसी दुर्घटना की स्थिति में रिश्तेदारों को तुरंत संदेशा भेजेगा। इस स्टिकर की खास बात यह है कि इसे साइकिल से लेकर ट्रक तक किसी भी वाहन पर लगाया जा सकता है। किसी भी आपात स्थिति में कोई भी मददगार या पुलिस अपने मोबाइल से स्मार्ट स्टिकर को स्कैन करेगा। इसके बाद मोबाइल स्क्रीन पर वाहन नंबर, ब्लड ग्रुप, कॉल नाउ, टेक्स्ट मैसेज या इमरजेंसी कॉल का विकल्प आएगा। इस बीच मददगार कॉल या मैसेज के जरिए परिवार को सूचित कर सकते हैं। साथ ही अंदर ब्लड ग्रुप भी जोड़ा जा सकता है, जिससे चालक का ब्लड ग्रुप पता चल सके और उसे तुरंत मदद मिल सके। इतना ही नहीं, अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है तो इस स्टिकर को स्कैन किया जा सकता है और वाहन मालिक को तुरंत फोन करके सूचित किया जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्कूली छात्रों से लेकर उनके माता पिता तक सभी को चिंता कम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें परिजनों, दोस्तों या रिश्तेदारों की संख्या भी जोड़ी जा सकती है। इसमें कॉल करने वाले और रिसीवर दोनों की स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर दिखाई देगा, तो प्राइवेसी भी बनी रहेगी। QR कोड सिस्टम कैसे विकसित हुआ, अगर हम ये बात करें तो मिल जाएगा ऐप कंपनी शुरू करने वाली हेतल रावल और उनके 4 दोस्तों की कोरोना के दौरान मुलाकात हुई और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। फिर भारत में हादसों और मरने वालों की संख्या को लेकर चर्चा हुई, जो चौंकाने वाली थी, जिसमें पहचान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और फिर QR कोड प्रणाली का विचार आया और 2021 में इसका कार्यान्वयन शुरू किया गया और आज भारत में 20,000 से अधिक लोग इस QR कोड प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं और वे अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, ताकि इस तरह की घटना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके और समस्या का समाधान किया जा सके। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।